नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीत क्लासेस में, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। मैं सुजीत सिंह एक बार फिर से आपका इस मंच पर स्वागत करता हूं, जहां मैं सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हम लोग करा रहे हैं। हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है, एक ऐसा कलेक्शन जिसमें अगर आप पढ़ते हो, बेहतर ढंग से आप प्रिपेयर करते हो, तो क्या करोगे, आप एबल हो जाओगे हर एग्जाम के जीके जीएस पोर्शन करने के लिए। ठीक है, मैं सुजीत सिंह स्पेशल जीके जीएस पोर्शन कवर कर रहा हूँ विद स्पेशल मेथड, प्रैक्टिस के माध्यम से। क्योंकि आप ऐसे बहुत लेंदी हो जाता है जीके जीएस, तो आप प्रैक्टिस करके जितना आप बेहतर समझ सको क्वेश्चन को, टॉपिक को जितना क्लियर कर सको, वो बेहतर होता है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, डाउट क्लियर होगा, डाउट के साथ साथ क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेट नंबर 10वां, जो क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज का 10वां सेट है। क्वेश्चन के माध्यम से हम जितना ज़्यादा प्रिपेयर कर सकें वो प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? देखिए, सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर जूट को यानी पटसन को कहा जाता है। ठीक है, अब ये है क्या? जूट के आपको पता ही होगा कि एक रेशेदार पौधा है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये जो इसका रेशेदार पौधा जो होता है, इसके तने से इसके पत्तियों को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कहा जाता है, उसके पत्तियों को गट्ठर बना के पानी में डाल दिया जाता है। तब तक डाल दिया जाता है जब तक कि वो सड़ ना जाए। ठीक है, सड़ने के बाद क्या होता है कि इसमें से रेशे टाइप जो होते हैं ना, वो धागे बाहर निकल जाते हैं। वो क्या किया जाता है, उसको निकाल के और उन रेशों को बाहर निकाल के इस तरह से सूखने के लिए डाल दिया जाता है, जो आप देख रहे हो। ठीक है, स्क्रीन पे देख रहे होगे। तो ये क्या, जब सूख जाता है तो यही जो रेशा होता है ना, इसी रेशे की मदद से बोरे बना दिए जाते हैं, रस्सियां बना दी जाती हैं, टाट बना दिए जाते हैं। क्लियर है? तो इसलिए इसका क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ठीक, बात करें ऑप्शन की, तो कॉटन यानी कपास को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है। ठीक है, कोल की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ठीक, क्योंकि इंडस्ट्रियल पर्पज में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और इसकी यूजनेस के कारण यानी यूजफुल इतना ज़्यादा है कि इसके यूज़ के कारण इसको क्या कह दिया जाता है, इसको गोल्ड कह दिया जाता है। और दिखता कैसा है, ब्लैक, तो यानी ब्लैक गोल्ड हो गया। चाय की बात करें तो देखिए, चाय ग्रीन दिखती है, और ये इसका क्या है, इसका बहुत ज़्यादा भारत में यूज़ है। ठीक है, मतलब बहुत लोग इसको, हर घर में इसको यूज़ किया जाता है, इसलिए ये क्या हो गया, ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, कि ग्रीन गोल्ड के नाम से बैम्बू को भी जाना जाता है। बैम्बू, बांस बोले तो, ठीक है, बांस जो होता है ना, उसको भी ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन पे चॉइस आप करना होगा। ठीक है, अगर चाय दिया है तो चाय, बैम्बू दिया है तो बैम्बू, दोनों साथ में नहीं देगा। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेगर मिट्टी किस मिट्टी का अन्य नाम है? ध्यान दीजिए, रेगर मिट्टी जो है वो काली मिट्टी का नाम होता है। ठीक है, यानी काली मिट्टी क्या है, काली मिट्टी को आपको पता होगा कपासी मिट्टी भी बोला जाता है, यानी क्योंकि इसमें कपास का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, यानी कॉटन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और साथ ही साथ इसे रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, ये कैसे बनी होती है, ये बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से बनी होती है। क्लियर। ये काला क्यों होता है, तो इसमें आयरन का आपका कंपाउंड पाया जाता है, टिटैनीफेरस। ठीक है, आयरन का कंपाउंड पाया जाता है टिटैनीफेरस, उसके कारण और प्लस ह्यूमस के कारण ये क्या होती है, काली होती है। ठीक है, इस कारण काली मिट्टी को काली मिट्टी कही जाती है। अगर बात करें लाल मिट्टी और पीली मिट्टी की, तो लाल मिट्टी जो होती है ना, ये इसका अगर हम आपको इमेज से दिखाएं तो ये है आपकी लाल मिट्टी। ठीक है, इसमें भी आयरन के ऑक्साइड होने के कारण ये मिट्टी लाल होती है। ठीक है, और ये लाल मिट्टी पे अगर जैसे ही पानी होता है और पानी का यहाँ जमाव होता है इस लाल मिट्टी में, केमिकल रिएक्शन के कारण इस लाल मिट्टी चेंज हो जाती है पीली मिट्टी में। ठीक है, तो लाल मिट्टी पीली मिट्टी अक्सर साथ में आपको लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है ना। तो चलिए, अब जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो देखिए, मिट्टियों में जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है भारत में, पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है, ये नदियों द्वारा लाई जाती मिट्टी है। ये जो मतलब नदियों जो लाती है ना, नदियाँ, वो मिट्टी होती हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, एलुवियल सॉयल दैट कैन कैरीड बाई रिवर। ठीक है, ये हो जाता है रेगर मिट्टी। किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है, अबाउट 40%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 138, मणिपुर में कौन सा झील है? देखिए, मणिपुर में झील पूछ रहा है, तो मणिपुर में मैंने बताया था कि आपका लोकटक झील बहुत फेमस है, और इस लोकटक झील पर एक तैरता हुआ उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। ठीक है, केबुल लामजाओ पार्क जो तैरता हुआ उद्यान है, विश्व प्रसिद्ध है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मणिपुर का झील, लोकटक झील। ठीक है,
कोलेरू झील की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अष्टमुडी की बात करें तो ये अष्टमुडी और बिंबनाथ झील केरला का प्रमुख झील है, बहुत इंपॉर्टेंट झील है। लोकटक अष्टमुडी साथ में आता है, ठीक है। अष्टमुडी केरल, बिंबनाथ केरल, बिंबनाथ झील है केरल में है, चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए कि संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल पूछ रहा है, न कि सर्वाधिक बड़ा मरुस्थल, ठीक है। सबसे बड़ा मरुस्थल नहीं पूछ रहा है, सबसे बड़ा मरुस्थल पूछता तो आंसर सहारा हो जाता, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल हमारा थार डेजर्ट है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है, ठीक है। ये दक्षिण एशिया की सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाता है, ठीक। यहाँ के जो जनसंख्या घनत्व है, यहाँ का जनसंख्या घनत्व लगभग कितना है? 82 लोग प्रति किलोमीटर में है, 82-83 लोग, जबकि बाकी जो मरुस्थल होते हैं, बाकी जो डेजर्ट होते हैं, उसमें 7 से 12 के बीच में कुछ जनसंख्या होती है, 7 से 12 के बीच में होती है जनसंख्या, यानी 10 व्यक्ति मान लीजिए एवरेज, 10 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में। जबकि थार डेजर्ट में कितने हैं? 83 लोग हैं प्रति किलोमीटर में, ठीक है। कालाहारी कहाँ है? तो कालाहारी आपका आपको अगर मैप से दिखा दूं तो सहारा ये है आपका सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट ये है आपका, कालाहारी डेजर्ट आपका यहाँ पे है दक्षिण अफ्रीका में नामीब और बोत्सवाना में फैला हुआ है। अटकामा डेजर्ट सबसे शुष्क डेजर्ट है, यानी सबसे शुष्क जो मरुस्थल है वो अटकामा डेजर्ट है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? तो ये साउथ अमेरिका में ये है, ठीक है। अटकामा डेजर्ट ये चील वाले एरिया में पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा ये सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है, सबसे शुष्क मरुस्थल माना जाता है अटकामा डेजर्ट को, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 140 कह रहा है कि हरिकेन चक्रवात कहाँ आता है? देखिए चक्रवात तो चक्रवात होता है ना, बस इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम चेंज कर दिया जाता है, हर अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसको बुलाया जाता है, ठीक है। आंधी, तूफान और चक्रवात में क्या अंतर है? तो आंधी की जो स्पीड होती है वो लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है, वो आंधी होती है। उसके बाद तूफान जो होता है वो आपका लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जबकि चक्रवात जो होता है वो 130 किलोमीटर से जब ज़्यादा हो जाती है स्पीड हवा की, तो उसको चक्रवात की श्रेणी में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो हरिकेन चक्रवात कहाँ है? तो सबसे पहले तो हरिकेन जान लीजिए मैक्सिको यानी अमेरिका का एक प्रांत है मैक्सिको, ठीक है। तो अमेरिका वाले रीजन में हरिकेन कहा जाता है, ठीक है। चक्रवात को हरिकेन नाम दिया गया है। कैरेबियन सागर में टोर्नेडो कहा जाता है, ठीक है। अगर आप मैप से समझें तो देखिए हरिकेन इस पूरे एरिया में हरिकेन बोला जाता है। यहीं पे कैरेबियन सागर भी है, यहाँ पे कैरेबियन है, तो ये क्या है? ये आपका यहाँ पे टोर्नेडो बोला जाता है, ठीक है। आगे की बात करें तो ये देखिए टाइफून, ये चीन और जापान वाले क्षेत्र में टाइफून बोला जाता है, और ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में विली विली बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है, ये सब लोकल नाम है, हरिकेन, टाइफून, ठीक है, विली विली और आपका टर्नेडो। हमारे यहाँ तूफान बोला जाता है, ठीक है, यानी इंडिया और साउथ एशिया में इसको तूफान के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है रोलेट एक्ट कानून कब लागू किया गया था? देखिए रोलेट एक्ट कानून भारत में 1919 में लागू किया गया था। इस कानून का नाम बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील की संज्ञा इस कानून को दी गई थी, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि इसमें किसी को भी शक के आधार पे उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था कि अगर वो किसी भी शक है कि अगर वो क्या ब्रिटिश सरकार को शक है कि अगर वो किसी तरह का क्या कर रहा है, अशांति यानी अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको उस बेसिस पे गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसमें कोई ट्रायल नहीं होता था कोई, ठीक है। तो इसलिए इसके बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील की संज्ञा दी गई थी। ये 21 मार्च 1919 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। इसी के प्रोटेस्ट में आपको पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। इसके प्रोटेस्ट में कौन? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल साहब 10 अप्रैल 1919 को क्या किए थे? प्रोटेस्ट किए थे। और फिर क्या हुआ था? उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में लोग शांतिपूर्ण अपना धरना दे रहे थे, उसी में जनरल डायर साहब आए और फिर गोलियां चला दी, तो उसमें करीब 1000 लोग की मृत्यु हुई थी। तो याद रखिएगा रोलेट एक्ट कानून को कब लागू किया गया था? तो 1919 में लागू किया गया था, ठीक। 1915 में ऑप्शन की बात करें तो भारत में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे थे भारत 1915 में। 1917 में उनका पहला आमरण अनशन हुआ था, पहला चंपारण में, ठीक है। 1919 रोलेट एक्ट, 1920 असहयोग आंदोलन।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है लीची में क्या पाया जाता है। देखिए लीची क्या है, लीची आपको पता होगा कि बिहार का सबसे फेमस प्रोडक्ट है लीची, ठीक है। ये इसमें देखिए ये खट्टी लगती है, तो आपको पता ही है कि इसमें क्या है, विटामिन सी तो होता ही है। ये है लीची आपका, तो इसमें विटामिन सी तो होता ही है, विटामिन बी भी होता है। लीची में पोटेशियम के साथ कॉपर की भी अधिकता पाई जाती है, ठीक है। लीची में पोटेशियम के साथ कॉपर भी पाया जाता है। इस कारण क्या है कि विटामिन सी, विटामिन बी, पोटेशियम प्लस कॉपर ये सारे लीची में पाए जाते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये सभी पाए जाते हैं लीची में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि वह गैस जो धरती के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। देखिए पृथ्वी के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों कौन सी गैस है, तो वो गैस है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम रहा, ठीक है, देखिए मैं इसको बता देता हूँ फंडा इसका कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यही जमा है, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन अगर कम हो गया तो इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, कि इसमें सूर्य की रोशनी या फिर हीट एब्जॉर्ब तो कर लेता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन बाहर नहीं जाने देता। जिसके कारण क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया हमारे एटमॉस्फेयर में, तो यहां से सूर्य की रोशनी अंदर तो आ जाएगी, यानी पृथ्वी को गर्म तो कर देगी, लेकिन रात को पृथ्वी उतनी ही गर्म रह जाएगी, रेडिएशन बाहर नहीं निकल पाएगा। यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो जाएगा। वो पृथ्वी बिल्कुल उबल जाएगी, ठीक है, शुक्र ग्रह जैसा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा। जबकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाए, कम हो जाए, तो जितना सूर्य का रोशनी दिन में आएगा वो पूरी हीट होती चली जाएगी, और जैसे ही रात होगा वैसे ही ये बिल्कुल ठंडा होता चला जाएगा, बुध ग्रह की तरह, ठीक है। वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड पाया नहीं जाता, तो इसलिए दिन में क्या हो जाता है, बहुत ठंडा, अरे सॉरी, दिन में बहुत गर्म और रात को बहुत ठंडा, ठीक है। तो इसका लिमिटेशन में रहना बहुत जरूरी हो जाता है। क्लियर। तो चलिए ओजोन की बात करें। ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में हमारे क्या कहते हैं, समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेस से हमको बचाता है सूर्य के, ठीक है। नाइट्रोजन आपको पता ही है 78% हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। हाइड्रोजन हमारे स्पेस में, अंतरिक्ष में मौजूद है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 144 कह रहा है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। देखिए अभी मैंने इसको डिस्कस किया कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो ये हो जाता है शुक्र। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि बुध क्यों नहीं, मरकरी क्यों नहीं। देखिए मरकरी यानी बुध इसलिए गर्म नहीं होता क्योंकि वो दिन में जितना गर्म होता है रात को उतना ही ठंडा हो जाता है, और गर्म हम उसको मानते हैं जो दिन भर क्या रहे, रात भर दिन भर गर्म रहे, और ये प्रॉपर्टी शुक्र में है, ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा अधिकता पाई जाती है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जब एक बार सूर्य की एनर्जी को अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है तो बाहर नहीं जाने देता, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर रेगुलर इंटरवल पे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये शुक्र की, इसलिए क्या है, शुक्र यानी वीनस जो है प्लैनेट, वो सबसे गर्म प्लैनेट है। क्लियर। चलिए बिल्कुल देखने में एक जैसे हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, वीनस को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, ठीक है। यानी शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वा बहन माना जाता है। आगे ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, सबसे चमकदार प्लेनेट। इसको आप सुबह और मतलब मॉर्निंग में और इवनिंग में देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया कि यहाँ पे क्या है, लगभग 400-500 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 145 क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम ज्योग्राफी सेक्शन की विश्व में सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है। तो विश्व में सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील है, ठीक है। बैकाल झील है कहाँ, तो बैकाल झील रसिया के साइबेरिया इलाके में है, ठीक है, और इसीलिए इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक गहरी झील कौन सी हो जाएगी, आपकी बैकाल झील। सुपीरियर झील की बात करें तो सुपीरियर झील कहाँ है, अमेरिका व कनाडा के बॉर्डर पे है, और ये विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ध्यान से देखिए, ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है सुपीरियर झील, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील दुनिया की। वॉन झील जो तुर्की में है, यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये ताजे पानी की सुपीरियर, वान झील का है खारे पानी की सबसे बड़ी झील। लेक टिटिका का यानी टिटिका का झील जो है वो सबसे ऊंची झील है, ठीक है। और बैकाल झील जो है वो सबसे गहरी झील है।
तो एक क्वेश्चन में आपका 4 क्वेश्चन तैयार हुआ। अब मैं चारों के लिए अलग अलग क्वेश्चन नहीं दूंगा ना, तो ठीक है, आप यहाँ पे 4 क्वेश्चन तैयार कर लिए, तो एक भी स्किप मत करिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक एक करके सारा डिस्क्रिप्शन तो सुनिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बस होता है कि बस क्वेश्चन आए आंसर आए नेक्स्ट करो, भाई क्वेश्चन आए आंसर है नेक्स्ट करो, ऐसे नहीं होता यार, है ना। यू हैव टू डिस्कस ईच एंड एवरी ऑप्शन, ठीक है, तब जाके वो क्या होता है, वो आपके माइंड सेटअप होता है, ठीक है, क्लियर होगा। तो विश्व में सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील वान झील तुर्की में। लेक टिटिका का सबसे ऊंची झील है, ये कहाँ है, बोलीविया में, पेरू में, ठीक है। और बैकाल झील कहाँ है, रशिया में है, ये सबसे गहरी झील है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 146 कह रहा है निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है। देखिए पर्वत श्रेणी की बात हो रहा है, माउंटेन रेंजेस की बात हो रहा है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट माउंटेन पीक, ठीक है, हम पर्वत चोटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्लियर, कि कौन सी ऊंचाई वाली है, ऐसी बात नहीं है, रेंजेस की बात हो रही है। तो रेंजेस में सबसे बड़ी है, देखिए एंडीज है, इसका किलोमीटर 7200 यानी 7200 किलोमीटर लंबा ये पर्वत है, ठीक है, लंबाई में है, ऐसे लंबे लंबे फैले हुए, ठीक है। इसके बाद जो है रॉकी है, वो आपका है, आपका रॉकी जो है ये करीब कितना आ जाता है, ये 4800 किलोमीटर आ जाता है। देखिए ये 7200, ये रॉकी कहाँ का है, नॉर्थ अमेरिका का, 4800 किलोमीटर। हिमालय कितना है, 2400 किलोमीटर लंबा है। तो देखिए ट्रिक याद कर लीजिए, 24 आपका हिमालय हुआ, 24 2 जा 48, ठीक है, ये आपका रॉकी हो गया, और 24 3 जा 72, तो ये आपका एंडीज हो गया, ठीक है, यानी ये आपका तीनों क्रम में हो गया। और एटलस का 1500 किलोमीटर रेंज है। एटलस कहाँ है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी श्रेणी हो जाएगी एंडीज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 147 कह रहा है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है कौन, जोजिला, बनिहाल, सिपकिला, नाथुला। देखिए हिमाचल प्रदेश में है, तो वो भाई जो हिमाचल प्रदेश में दर्रा होगा, यानी जो क्या होंगे पासेस होंगे, वही ना तिब्बत को जोड़ेगा। तो हिमाचल प्रदेश में एक ही है, सिपकिला दर्रा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये सिपकिला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। बाकी बचा जोजिला और बनिहाल, तो एक काम देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सिपकिला दर्रा, ठीक। और अब जोजिला और बनिहाल को अगर फिगर में आप ध्यान से देख लें तो ये कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कंफ्यूज करता है, मुझे पता है, जोजिला और बनिहाल। तो जोजिला देखिए यहाँ पे है, और यहाँ पे लेह है, तो जाहिर सी बात है श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करने वाला जोजिला दर्रा हो जाएगा। क्लियर, जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करने वाला। बनिहाल दर्रा देखिए, बनिहाल यहाँ पे है और जम्मू यहाँ पे है, तो जम्मू और श्रीनगर को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करने वाला बनिहाल दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करने वाला। सिपकिला यहाँ पे है, तो ये क्या करेगा, यहाँ तिब्बत में कनेक्शन करेगा, ठीक है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ये चाइना या तिब्बत कह लीजिए, उसमें कनेक्ट करेगा, ठीक है, सिक्किम को तिब्बत से। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 148 विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, अगेन फ्रॉम ज्योग्राफी। सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल की बात कर रहा है, तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो एंजल जलप्रपात है। ये कहाँ है, अब एंजल जलप्रपात आपका वेनेजुएला में, साउथ अफ्रीका के वेनेजुएला प्रांत में है, और ये इसकी ऊंचाई 979 मीटर है, 979। क्लियर, ठीक है, ये लगभग 1 किलोमीटर हो गया ना। तो ये देखिए 1 किलोमीटर ऊंचाई से ये फॉल होता है, ठीक है। तो एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में, ये वेनेजुएला कहाँ है, साउथ अमेरिका में। क्लियर, ओके। नियाग्रा जलप्रपात, देखिए नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है, ठीक। टुगेला जलप्रपात ये दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एंजल के बाद टुगेला। टुगेला है कहाँ, तो ये है आपका साउथ अफ्रीका में। एंजल जलप्रपात के बाद टुगेला जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्लियर, ये सेकंड हाईएस्ट है, पहला एंजल। जो विक्टोरिया जलप्रपात तो बहुत फेमस है, आपको पता होगा। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है, ये अफ्रीका की निचले वाले हिस्से में है, यानी जिम्बाब्वे और जाम्बिया वाले देश में। इसका एक बार क्वेश्चन आया था कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। क्लियर है, याद रखिएगा, जाम्बेजी नदी पे। इसको 1989 में विश्व विरासत में शामिल भी किया था, वर्ल्ड हेरिटेज वाले साइट में भी शामिल किया गया था, ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल की संरचना में मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं। देखिए वायुमंडल की संरचना में कुल 5 लेयर हैं। अगर एकदम पृथ्वी के पहले अगर बता दूं कि मौसम संबंधी घटनाएं किस में होती है, तो ये होता है क्षोभ मंडल में, यानी ट्रोपोस्फीयर में सबसे निचला वाला लेयर है, यहीं पे मौसम संबंधी घटनाएं
होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। अगर फिगर के माध्यम से समझे तो ये देखिए पृथ्वी से सबसे निचली वाली जो लेयर है ट्रोपोस्फीयर है यानी क्षोभ मंडल, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल, फिर मेजोस्फीयर यानी मध्य मंडल, थर्मोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए आयनोस्फीयर किसको बोलते हैं? आयनोस्फीयर ये ओवरलैपिंग है थर्मोस्फीयर और मेजोस्फीयर को आयनोस्फीयर भी बोला जाता है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा कि मध्य मंडल में क्या होता है, यहाँ पे मेट्योर्स जो होते हैं ना, जो आते हैं बाहर ऊपर से गिरते हैं मेट्योर्स, ठीक है, वो यहाँ जल जाते हैं। ठीक है। समताप मंडल में यहाँ का ताप बिल्कुल सम होता है, बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, फ्लाइट लाइट उड़ाई जाती है, एरोप्लेन, ठीक है, यहाँ पे सब काम होता है स्ट्रेटोस्फीयर वाले पार्ट में। ठीक है। यहीं पे याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन लेयर है, ये है ना, स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे निचले पार्ट में ओजोन लेयर है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं। आयन मंडल में यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे लगभग हवा नगण्य हो जाता है, और यहाँ पे जो हवा होती है ना, वायु होती है, वो लगभग आयंस के फॉर्म में बस यहाँ प्रेजेंट रहती है। यहाँ पे सिर्फ रेडिएशन का काम होता है, जो सोलर लाइट रेडिएशन करती है ना, हमारा कम्युनिकेशन संचार माध्यम जो रेडिएशन के माध्यम से चलता है, वो यहाँ पे होता है। एक्सोस्फीयर में जो हम अपना वो बनाते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाते हैं, वो यहाँ पे डालते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 150 अंतरिक्ष में जिस गैस की अधिकता है, देखिए बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेस। ठीक है। अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं कि किस गैस की, हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एटमोस्फियर। ठीक है। आप नाइट्रोजन मत मार के आ जाइएगा 78%, वो क्या है भाई, वो है आपके एटमोस्फियर में, जबकि हम पूछ रहे हैं अंतरिक्ष में जिस गैस की अधिकता है वह है, तो अंतरिक्ष में हाइड्रोजन गैस की अधिकता है। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए अगर इसकी बात करें तो ये है आपका अर्थ। ठीक है। अर्थ की ये है चारों तरफ एटमॉस्फेयर, वातावरण, इसमें नाइट्रोजन की अधिकता है, जबकि स्पेस में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा सूर्य की एनर्जी का सोर्स क्या है, तो वो है न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय संलयन। और ये संलयन किस चीज का होता है, फिजन किस चीज का होता है, सॉरी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। फ्यूज किस चीज का होता है, दो हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके हीलियम बनाते हैं। क्लियर है? तो ये जब ये बनाते हैं ना, तो इसमें एनर्जी का क्या होता है, रेडिएट होता है, और वही एनर्जी रेडिएट से हमें क्या मिलती है, सोलर लाइट मिलती है। क्लियर है? यहाँ की एनर्जी का सोर्स वही होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर? तो याद रखिएगा कि अंतरिक्ष में जिस गैस की अधिकता पूछे तो उसमें हाइड्रोजन हो जाएगा, आपके वातावरण में गैस की अधिकता पूछे तो इसमें नाइट्रोजन हो जाएगा, और अगर पृथ्वी के सतह यानी लिथोस्फीयर में अगर पूछे, ऊपरी भूप्रपर्टी में पूछे, क्रस्ट में पूछे, तो वहां ऑक्सीजन हो जाएगा। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से सुनिए। अंतरिक्ष में पूछे तो हाइड्रोजन, वातावरण में पूछे कि कौन सी गैस की अधिकता है तो नाइट्रोजन 78%, और अर्थ क्रस्ट की बात करें या भूप्रपर्टी में कौन सी गैस की अधिकता है तो वहां ऑक्सीजन। क्लियर है? ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। चलिए आज 150 क्वेश्चन पूरे होते हैं। चलिए तो देखते रहिए हमारा जीत क्लासेस विद सुजीत सिंह, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। अपना प्यार बनाए रखिए, कमेंट करिए, जो भी आपको ना समझ में आए कमेंट करिए, बताइए हमें। आप आगे लाइक करिए, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप अगर नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करिए, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या इंस्टा के माध्यम से। ठीक है। चलिए तब तक मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।